डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41। कृतिका की बात पर एक पल के लिए रुद्राक्ष उसका चेहरा देखने लगा। उसके चेहरे पर कुछ था, या ये कह सकते हैं बहुत कुछ, और शायद क्या था वो भी नहीं जानती थी। तभी कियारा अपने हाथ में 2 कप लिए आए और कृतिका और अखंड की तरफ बढ़ाते हुए बोली, हुकुम रानी सा, आप दोनों इसे पी लीजिए, आराम मिलेगा। अखंड ने एक बार चाय की तरफ देखा, फिर के लिया। कृतिका ने भी ले लिया। दोनों अब खुद की छींक को काबू करे हुए चाय पी रहे थे। तभी रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से जाते हुए बोला, कृति, तुम्हें इस इंसान ने पागल कर दिया है। भूलो मत, आज तुम्हारी हल्दी है, कल मेहंदी और फिर शादी, उसके बाद तुम किसी और की बन जाओगी, इसलिए उसने दिल में बहते इन जज्बात को काबू करो। कहते हुए वो निकल गया और एक पल की कृतिका उसकी बात सुनती रह गई। अखंड कृतिका के जस्ट बगल में बैठकर अब चाय पी रहा था और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उनके बीच एक खामोशी फैली हुई थी। वही कियारा, जिसे ये खामोशी पसंद नहीं आ रही थी, उसने आगे बढ़कर कृतिका का हाथ पकड़ खड़ा करते हुए कहा, कृति, मेरे साथ चलो, तुम्हें अपनी ज्वेलरी दिखानी है। कहते हुए उसने कृतिका का हाथ पकड़कर खड़ा किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे अखंड ने कृतिका का हाथ पकड़ा और कहा, स्टॉप इट, तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो। ये सुनते ही कृतिका ने हैरानी से अखंड को देखकर धीमी आवाज में कहा, क्या? लेकिन आप हमें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं? नाना जी ने सुबह ही डॉक्टर बुलाकर हमें चेक करा दिया था। ये सुनते ही अखंड ने चाय का शिप लेते हुए उसे ठंडी नजरों से देखा, फिर कहा, मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी चेक करानी है कि बेबी नॉर्मल है ना, और तुम्हें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस प्रेगनेंसी में। फिर मुझे तुम्हारा पूरा डाइट चार्ट रेडी कराना है। मैं नहीं चाहता मेरी किसी की लापरवाही की सजा मेरे बच्चे को भुगतनी पड़े। इसके जवाब में अमिताभ जी, जो अखंड की सारी बातें सुन रहे थे, उन्होंने दूसरे ही पल कहा, आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनकी सारे चेकअप्स खुद करा सकते हैं। अखंड का चेहरा अब सीरियस नजर आ रहा था। उसने अखंड अमिताभ जी की बात पर चाय का मग टेबल पर रखा और फिर खड़ा होते हुए कहा, 1/2 ससुर जी, बीवी मेरी, बच्चा मेरा, तो आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मैं अपनी बीवी और उसकी सारी चीजों को खुद उठाने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए उसने झटके से कृतिका को अपनी गोद में उठा लिया। कियारा ने जल्दी से आगे बढ़कर कृतिका के हाथ से कप ले लिया। इसके साथ ही कृतिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर दी और उसके दोनों हाथ अखंड के कंधे पर आकर टिक गए। वही ये देखते ही अमिताभ जी ने बेइंतहा गुस्से से उसे देखा, फिर कहा, हुकुम साहब, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। नो 1/2 ससुर जी, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि अपनी बीवी और बच्चे की फिक्र कर रहा हूँ। कहते हुए वो वहां से निकल गया और सभी बस एक पल के लिए उसे कृतिका ले जाता हुआ देखते रह गए। वही कृतिका को अखंड जैसे ही लेकर बाहर आया, कृतिका ने इस बार उसकी गोद से छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहा, हुकुम साहब, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमें। और इसी पल एक बार फिर से उसकी छींक निकल गई। अखंड की छींक इस पल काबू में थी, लेकिन उसे छींका देखकर दूसरे ही पल उसका चेहरा छींकने जैसा हो गया और ये देखते ही कृतिका जोर से चिल्लाई, हुकुम सा, छींकना मत। अखंड की छींक उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ही रुक गई। कुछ देर बाद ही वो दोनों गाड़ी में थे और एक खामोशी फैली हुई थी कि इसी पल उस खामोशी को तोड़ते हुए अखंड ने कृतिका को देखते हुए कहा, तुमने झूठ क्यों कहा सबसे? इसके जवाब में कृतिका ने तुरंत कहा, अगर हम वो नहीं कहते कि हमने आपको बुलाया था तो फिर सब आपको गलत समझते। इसके जवाब में अखंड थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसने उसे देखकर कहा, इसका मतलब तुमने मेरे लिए झूठ बोला? कृतिका हल्का सा हंसी और फिर उसने कहा, बस थोड़ा थोड़ा। और उसे हंसता देखकर अखंड के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। इसके साथ ही उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी और अखंड और कृतिका साथ में गाड़ी से बाहर निकले, जिसके साथ ही साथ दोनों सीधा हॉस्पिटल के अंदर आ गए। इस वक्त आराम से 11 बजे चुके थे और कृतिका का अपॉइंटमेंट 11 बजे का ही था। अखंड कृतिका को लेकर सीधा वार्ड की तरफ गया। डॉक्टर पहले से ही कृतिका और अखंड का वेट कर रही थी। डॉक्टर ने जैसे ही अखंड को देखा, उसने तुरंत उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और फिर कहा, फाइनली मिस्टर सिंह आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। अखंड ने बस गर्दन हिला दी और फिर उसने कृतिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं अपनी वाइफ का सारा चेकअप कराना चाहता हूँ। मुझे ये सेटिस्फाइड होना है कि इनकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सुन डॉक्टर ने अपनी गर्दन हिलाए और फिर उसने कृतिका की तरफ देखकर कहा, मैम आप हमारे साथ चलिए। कृतिका ने बस गार्डन दिला दी और वह डॉक्टर के साथ चली गई। अखंड कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखता रहा और दूसरी ही लम्हे वह भी वार्ड के अंदर दाखिल हो गया।
उसके वार्ड के अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर ने हैरानी से उसे देखा और फिर कहा, मिस्टर सिंह, हमें इनकी चेकअप करनी है, आप प्लीज़ बाहर जाइए। इसके जवाब में अखंड कुछ पल तक शांत रहा और फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, आपको जो करना है कीजिए, मैं यही रहूंगा। एक पल के लिए डॉक्टर उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि यहाँ अखंड उसकी बात हरगिज नहीं मानने वाला। उसने लाचारी से अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसने कृतिका को हॉस्पिटल बेड पर लेटने को कहा। कृतिका भी हॉस्पिटल बेड पर बस आराम से लेट गई, जिसके साथ ही साथ डॉक्टर ने उसका चेकअप करना शुरू किया। डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी और अखंड काफी गहरी नजरों से बस कृतिका को देखता जा रहा था। इसी तरह 2 घंटे के बाद अखंड और कृतिका साथ में डॉक्टर के वार्ड में बैठे थे। रिपोर्ट्स आ चुके थे और इस पल अखंड के चेहरे पर किसी तरह की कोई भाव नहीं थे। वह लगातार बस डॉक्टर को देखता जा रहा था कि तभी डॉक्टर ने अखंड के सामने रिपोर्ट्स रखे और फिर कहा, मिस्टर सिंह, फिलहाल तो प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेस बहुत लेती है। प्लीज़ आप इनका ख्याल रखें कि यह कम से कम स्ट्रेस ले, क्योंकि ये बच्चे की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं होगा। इसके जवाब में अखंड ने बस गर्दन हिलाए और फिर उसने कहा, मुझे मेरी बीवी के पूरी डाइट चार्ट चाहिए। इस पर डॉक्टर ने दूसरे ही पल उसके सामने डाइट चार्ट रखते हुए कहा, जी वह हमने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। अखंड ने फिर से बस गर्दन हिलाए और उसने डाइट चार्ट को भी अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ ही साथ डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स रिकमेंड की और फिर अखंड और कृतिका साथ में हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। इस वक्त कृतिका को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं वह भी सेटिस्फाइड हो गई थी कि उसे इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वह आराम से अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। दोनों इस पल साथ में गाड़ी में थे। तभी कृतिका ने कहा, हुकुम सा शुक्रिया। उसने काफ़ी धीरे से कहा। इसके जवाब में अखंड कुछ पल तक उसका चेहरा देखता रहा और दूसरे ही पल उसने मुस्कुरा कर कहा, क्यों? इसके जवाब में कृतिका ने कुछ झेपते हुए कहा, सारे चेकअप कराने के लिए। अखंड ने बस गर्दन हिला दी और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वापस से अग्रवाल हाउस के बाहर रुकी। इस बार कृतिका गाड़ी से बाहर निकली और वह सीधा बिना अखंड की तरफ देखे अग्रवाल हाउस के अंदर की तरफ जाने लगी। तभी उसका ध्यान गार्डनिंग की तरफ गया। पूरा गार्डनिंग इस वक्त बेहद सजा हुआ नजर आ रहा था, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि हल्दी की रस्म के लिए गार्डनिंग एरिया को डेकोरेट किया गया था। कुछ पल तक कृतिका गार्डनिंग एरिया के डेकोरेशन को देखते रही और फिर दूसरे ही पल उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अखंड डेकोरेशन देख चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। उसने गाड़ी मोड़ी और उसकी गाड़ी राजपूताना इंडस्ट्रीज की तरफ निकल गई। शाम तक मेडिसिन्स की वजह से कृतिका और अखंड दोनों का कोल्ड काफ़ी हद तक ठीक ही कह सकते हैं पूरा खत्म हो चुका था। इस वक्त दोनों को छींकें नहीं आ रही थी, जिस तरह से वह सुबह से छींक कर पागल हुए जा रहे थे। शाम के वक्त कृतिका ड्रेसिंग के सामने बैठी थी और इस वक्त मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। कृतिका के चेहरे पर इस बल किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। तभी कमरे का डोर नॉक हुआ और कृतिका ने बिल्कुल रश्मि सा जवाब दिया, अंदर आ जाए। इसके साथ ही राधिका अंदर आए। राधिका दोपहर में ही कृतिका की हल्दी सेरेमनी के लिए अग्रवाल हाउस आ गई थी। वह अपनी बेटी की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होना नहीं छोड़ सकती थी। राधिका को देखते ही दूसरे ही पल कृतिका का उदास चेहरा एकदम से मुस्कुरा उठा। उसने दूसरे ही लम्हे मुस्कुराते हुए राधिका को देखा और फिर कहा, आए आपका कब आए? इसके जवाब में राधिका ने उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर कहा, दोपहर में ही मैं आ गई थी, लेकिन उसे वक्त तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जागना सही नहीं समझा। ये सुनकर कृतिका मुस्कुरा दी। तभी राधिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रही हो तुम, बिल्कुल किसी परी की तरह। इसके जवाब में उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया आए। वह हल्का सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने आगे बढ़कर कृतिका के माथे को चूमते हुए कहा, उम्मीद करते हैं इस बार आपकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। कृतिका ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कृतिका ने येलो कलर का बेहद खूबसूरत प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसने येलो फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनी थी। वह आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं थे बल्कि रियल फ्लावर्स थे, जिसमें कृतिका का पूरा शरीर बेहद खूबसूरती से महक रहा था और उसके चेहरे पर बिल्कुल ब्राइडल मेकअप था, जो उसके लुक को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। थोड़ी देर तक राधिका कृतिका के पास ही ठहरी रही कि एक बार फिर से कमरे का दरवाजा खुला और इस बार अलका जी अंदर आई। अलका जी को देखकर ही कृतिका हल्का सा मुस्कुराई कि तभी अलका जी आगे बढ़ते हुए बोली, कृति, मुहूर्त का वक्त हो गया है और शिवन की फैमिली वाले भी आ गए हैं, आप चलिए हमारे साथ। कहते हुए उन्होंने राधिका जी को देखा तो राधिका जी ने गर्दन हिलाए और फिर कृतिका हल्के से खड़ी हो गई। उसे अब फंक्शन के लिए जाना था, क्योंकि फंक्शन शुरू होने में वक्त अब नहीं बचा था। उसका दिल इस पल तेजी से धड़कने लगा था।
क्योंकि पहली बार जब अखंड से उसकी शादी हुई थी वो बिना किसी रस्म के थी। ना तो उसने उसे हल्दी लगी थी, ना मेहंदी लगी थी और ना ही दूल्हा आया था। वो एक तरह से बिना दूल्हे की दुल्हन बनी थी, लेकिन आज सारी चीजें हो रही थी और होने वाली थी। इस बार उसका सपना पूरा होने वाला था, एक ड्रीम वेडिंग का सपना जहां उसे हल्दी लगती, मेहंदी लगती, दूल्हे के साथ फेरे होते, लेकिन फिर भी वो उदास थी। थोड़ी देर के बाद ही वह राधिका जी और अलका जी के साथ अपने कमरे से सीधा गार्डनिंग के लिए आ गई, जहां पर सारी तैयारी की गई थी। कुछ ही देर में कृतिका राधिका जी और अलका जी के साथ गार्डनिंग में पहुंची और एक पल के लिए उसकी आंखें भीग गई। पूरा गार्डनिंग बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा था और साथ ही साथ मेहमानों से भरा हुआ था। अमिताभ जी कृतिका की शादी इस बार हिडन नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने जितने गेस्ट हो सकते थे उन्होंने इतनी गेस्ट को इनवाइट किया था। और गेस्ट मौजूद भी थे। अलका जी और राधिका जी कृतिका को लेकर आगे की तरफ बढ़ी। उन्होंने कृतिका को स्टेज पर सोफे पर बिठा दिया और इसी पल शिविन, जो अपनी फैमिली के साथ आ चुका था, वह ऊपर आया और सीधा कृतिका के बगल में बैठ गया। हल्दी की रस्म अग्रवाल हाउस में ही होने का फैसला हुआ था और दोनों फैमिली वाले चाहते थे कि हल्दी और मेहंदी के फंक्शंस एक ही साथ हो। वह अलग अलग दूल्हा और दुल्हन की सारी रस्मों नहीं करना चाहते थे। कृतिका को जैसे ही एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है, अचानक ही उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली कि इसी पल पंडित जी ने कहा, मुहूर्त का वक्त हो गया है। इसके जवाब में तुरंत ही अलका जी हल्दी का बाउल लेकर स्टेज पर आ गई। उन्होंने हल्दी का बाउल दूल्हा और दुल्हन के सामने रखा, जिसके साथ ही साथ पंडित जी ने कहा, कन्या को हल्दी सबसे पहले उसके बाबा लगाए, ये हमारे लिए शुभ माना जाता है। जैसे ही कृतिका ने ये सुना, अचानक ही मानो जैसे उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। बाबा, कृतिका के कोई बाबा नहीं थे। उसके बाबा थे, लेकिन उसे कभी अपने बाबा का प्यार नसीब नहीं हुआ था। और इस पल कृतिका का दिल एकदम से बैठ गया था। पंडित जी एक पल के लिए सभी का सपाट चेहरा देखते रहे और फिर उन्होंने दूसरे ही पल कहा, हमें माफ कीजिए, हमें नहीं मालूम था कि कन्या के बाबा नहीं है। सबसे पहले कन्या को हल्दी उनके घर के बड़े लगाए। इस बार पंडित जी ने कहा कि इसी पल दरवाजे के पास से किसी की आवाज सभी के कानों में गूंज गई। किसने कहा कि हमारी इकलौती औलाद हमारी कृतिका के बाबा नहीं है? कृतिका के बाबा अभी जिंदा है और वह अपनी बेटी की शादी की सारी रस्मों को अपने हाथों से पूरा करेंगे। जैसे ही सभी के कानों में यह आवाज पड़ी, एक पल के लिए सभी दंग होकर उस तरफ देखने लगे जहां पर राजेंद्र वाधवा खड़ा था। कृतिका पूरा शरीर अपने बाप को देखकर कांप गया। एपिसोड 42। कन्या को हल्दी सबसे पहले उसके बाबा लगाए, ये हमारे लिए शुभ माना जाता है। जैसे ही कृतिका ने ये सुना, अचानक ही मानो जैसे उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। बाबा, कृतिका के कोई बाबा नहीं थे। उसके बाबा थे, लेकिन उसे कभी अपने बाबा का प्यार नसीब नहीं हुआ था। और इस पल कृतिका का दिल एकदम से बैठ गया था। पंडित जी एक पल के लिए सभी का सपाट चेहरा देखते रहे और फिर उन्होंने दूसरे ही पल कहा, हमें माफ कीजिए, हमें नहीं मालूम था कि कन्या के बाबा नहीं है। सबसे पहले कन्या को हल्दी उनके घर के बड़े लगाए। इस बार पंडित जी ने कहा कि इसी पल दरवाजे के पास से किसी की आवाज सभी के कानों में गूंज गई। किसने कहा कि हमारी इकलौती औलाद हमारी कृतिका के बाबा नहीं है? कृतिका के बाबा अभी जिंदा है और वह अपनी बेटी की शादी की सारी रस्मों को अपने हाथों से पूरा करेंगे। जैसे ही सभी के कानों में यह आवाज पड़ी, एक पल के लिए सभी दंग होकर उस तरफ देखने लगे जहां पर राजेंद्र वाधवा खड़ा था। कृतिका पूरा शरीर अपने बाप को देखकर कांप गया। वही राधिका और बाकी के घरवालों ने कसकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली, जैसे उन्हें इस चीज से खुशी तो बिल्कुल नहीं हुई थी। बाकी के गेस्ट भी राजेंद्र वाधवा को देख हैरान थे। हालांकि राजेंद्र वाधवा को सब जानते थे, क्योंकि वो एक बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन आज वो एक बड़ा नाम नहीं था। आज उसके पास उसके घर के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। वही राजेंद्र मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। फिर उसने कृतिका को देखा, वो डर से करीबन में कांप रही थी। उसे हर वो लम्हा याद आ रहा था जब जब राजेंद्र ने उसके साथ बेरहमी की थी। राजेंद्र जैसे ही स्टेज में चढ़ने लगा, वैसे ही अमिताभ जी ने गुस्से से कहा, राजेंद्र क्यों आए हैं आप यहाँ? उनकी बात सुन राजेंद्र के कदम एकदम से अपनी जगह पर ठहर गए। उसने पलटकर उन्हें एक मीठी मुस्कुराहट के साथ देखा, फिर कहा, ससुर जी ये कैसा सवाल है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरी बेटी की शादी है और इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी की सारी रस्मों करने आया हूँ, उसका गठबंधन करने आया हूँ। उसकी बात सुन वो एकदम से चुप हो गए। तो वही राजेंद्र ने आगे बढ़कर कृतिका के गाल पर अपने हाथ को रखा, फिर कहा, मुझे माफ करता कर दो बच्चा कि तुम्हारा बाप तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। इसके जवाब में कृतिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था।
तभी राजेंद्र ने हल्दी के बोल से हल्दी अपने हाथ में लिया और इसके साथ ही उसने हल्दी लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कृतिका ने और ज्यादा डर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पीछे की किसी आवाज सभी के कानों में गूंज गई। आहा ससुर जी, मेरी बीवी से थोड़ा दूर हो जाए क्योंकि वो आपसे डर रही है। इसके साथ ही कृतिका ने और ज्यादा डर से अपने हाथों की मुठिया बना जल्दी से अपने कपड़े को अपनी मुठिया में भर लिया। इसके साथ ही सभी ने पलटकर देखा जहां पर अखंड पीले रंग के कुर्ते पजामे में दुपट्टा लगाए खड़ा था। इस वक्त वो हद से ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। एक पल के लिए सभी उसे देखते रह गए, लेकिन वही अखंड के साथ साथ दादासा, दादीसा और अहान भी थे। दादीसा और दादासा एकटक उसका चेहरा देखने लगे तो वही अखंड को देख राजेंद्र के चेहरे पर एक नफरत झलकने लगी। उसने अपने हल्दी लगे हाथों की मुठिया बना ली और अखंड मुस्कुराता हुआ आगे। इसी के साथ वो सीधा स्टेज की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी अमिताभ जी ने कुछ कहना चाहा, पर तभी राजेंद्र ने आगे बढ़कर अखंड की आंखों में देखकर कहा, क्यों आए हैं आप यहाँ? अपनी जान को अपने हाथों से हल्दी लगाने, अखंड ने कहा और वो राजेंद्र की साइड से कृतिका की तरफ जाने लगा, लेकिन वो जा पाता कि उससे पहले ही राजेंद्र ने उसके बाजुओं को पकड़ा, फिर रोकते हुए कहा, मेरी बेटी अब आपकी बीवी नहीं है, इसलिए दफा हो जाए यहाँ से। ये सुनते ही अखंड हल्का सा हंसा और फिर उसने आगे बढ़कर राजेंद्र के हल्के से गले लगते हुए कहा, ससुर जी गलतफहमी बहुत जल्दी पालते हैं। चलो कोई नहीं, मैं बता दूं तो आपकी बेटी अभी भी मेरी है, क्योंकि अभी तक उसकी शादी किसी और से हुई नहीं है। कहते हुए उसने राजेंद्र के गालों को छोड़ दिया और अखंड कृतिका की तरफ बढ़ गया। राजेंद्र ने कसकर पाने हाथों की मुठिया बना ली और सभी बस हैरानी से अखंड को देखने लगे, जो कृतिका की तरफ बढ़ रहा और कृतिका डर से उसे अपनी तरफ आता हुआ देख रही थी। शिविन के चेहरे पर भी कोई अच्छे भाव नहीं थे, वो गुस्से से अखंड को आता हुआ देख रहा था। सभी गेस्ट भी हैरान थे, हालांकि जानते सब थे कि कृतिका अखंड की एक्स वाइफ है, लेकिन ऐसे अपनी एक्स वाइफ की शादी ने ये थोड़ा अजीब भी था और हैरानी भरा भी था। वही अखंड बिल्कुल कृतिका के सामने खड़ा हुआ और फिर उसने गौर से कृतिका को देखा। उसके बाद उसने उसके बगल में बैठे शिविन को देखा और फिर पलटकर सभी को देखा, को एकटक बस उन्हें ही देख रहे थे। और फिर उसने अपने दोनों हाथों को हल्दी के बाउल पर रखा। इसके साथ ही कृतिका का दिल बेहद बुरी तरह धड़क उठा कि तभी शिविन ने अखंड के बाउल पर रखे हुए था, उसने अपने हाथ को रख दिया। अखंड के चेहरे की मुस्कुराहट कुछ कम हुई, उसने घूरकर शिविन को देखा और इसके साथ ही उसने अपने हाथों पर रखे हुए शिविन के हाथों को देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी थी कि एक पल के लिए शिविन बस उसकी आंखों से डर गया। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच किया, जिसके साथ ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से बरकरार हो गई। उसने अपने हल्दी से सने हुए हाथों को उठाया और कृतिका के गालों की तरफ ले जाने लगा। कृतिका अभी भी बस डर से ये सब कुछ देख सही थी, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें को और कसकर मिच लिया और सभी बस एकटक अखंड को देखने लगे, जिसके साथ ही अखंड अपने दोनों हल्दी से सने हुए हाथों को कृतिका के गालों की तरफ बढ़ाने लगा। अब अखंड कृतिका के दोनों नर्म गालों पर अपना हाथ रख पाता कि उससे पहले ही किसी की चिल्लाने की आवाज पड़ी, हुकुम सा रुक जाए, ये क्या कर रहे हैं आप? दादी सा के चिल्लाने पर एक पल के लिए अखंड अपनी जगह पर रुक गया, लेकिन दूसरे ही पल उसे होश आया और उसने अपने दोनों हाथ को कृतिका के गालों पर रख दिया। कृतिका की आंखें किसी एहसास के तहत अखंड इस हरकत से बंद हो है, तो वही अखंड के ऐसा करते ही अमिताभ जी इस बार जो से चिल्ला पड़े, हुकुम सा ये सब क्या है, अभी के दूर हो जाए। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अखंड को कृतिका ने दूर करना चाहा, लेकिन अखंड ने उसके मुस्कुराहट के साथ उसके गालों में हल्दी गा शिविन से गुस्से से अपने हाथों की मीठा बना ली। वही अखंड ने कृतिका के गाल में हल्दी लगाने के हल्का सा कृतिका की तरफ झुक गया और इस पर सभी और ज्यादा हैरान रह गए। साथ ही साथ सबकी आंखें हैरानी से बेहद बड़ी हो गई। वही कृतिका ने जैसे ही अखंड को खुद के चेहरे पर झुकते हुए देखा, इस बार उसने हकलाते हुए कहा, हुकुम सा। लेकिन वो बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही अखंड ने अपने चेहरे को थोड़ा सा दूसरी तरफ और अगले ही पल कृतिका का हाल सीधा अखंड के गालों से मिल गया, जिस वजह से कृतिका के गालों में लगी हल्दी सीधा अखंड के गालों में अपने छाप छोड़ने लगी। किसी को भी अपनी आंखों ने यकीन नहीं हो रहा था कि वो किस तरह आखिर अखंड इस वक्त कृतिका के ऊपर झुका हुआ उसके गालों की हल्दी को खुद के गालों में लगा रहा था। ये सीन सच में काफी ज्यादा इंटेंस था। वही रुद्राक्ष के चेहरे पर ये सब देखकर एक मुस्कुराहट थी। वही अखंड ने कृतिका ने दूर होते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, हल्दी मुबारक हो मेरी जान। और इसके साथ ही उसने अपना चेहरा दूर कर दिया और वो दिशा खड़ा हो गया। एक पल के लिए कृतिका ने जल्दी से अपने गालों पर अपना हाथ रखा और हैरानी से पाने गालों को छूने लगी। वही ने उसे देखते हुए अपने पॉकेट में हाथ डाली और 500 के नोटों का एक बंडल निकाला।
और इसके साथ ही उसने उन नोटों के बंडल को सीधा कृतिका के सर पर वारना शुरू किया और अखंड की इस हरकत पर सभी और ज्यादा हैरान रह गए। और इसी पल अखंड ने पूरे नोटों की बंडल से कृतिका की नज़र उतारी और फिर झटके से अपने हाथों में पड़ी उन नोटों की बंडल को हवा में उछाल दिया। वो सारे नोट जमीन में बिल्कुल किसी चीज की तरह गिरने लगे। क्रिटिकल की आंखें पत्थर बन गई और सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आखिर कोई इंसान इतने सारे नोट को किसी की नज़रों से वारते हुए ऐसे हवा में कैसे उड़ा सकता है। अखंड ने जितने नोटों की बरसात इस पल की थी आराम से 10 लाख पार थे। लेकिन अखंड को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए झुककर कृतिका के माथे को चुमा और झटके से पलटते हुए एक आवाज में कहा, भाई इतनी शांति क्यों है यहाँ? मेरी बीवी की शादी है, ढोल नगाड़े बजाओ, थोड़ा महफिल सजाओ। कहते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट थमी नहीं थी, लेकिन कृतिका उसकी बात सुनकर जरूर अपनी जगह पर थम गई थी। वही अखंड के इतना कहने के साथ ही ढोल नगाड़े वाले एक साथ वहां मौजूद हो गए, जिन्हें शायद अखंड ने ही बुलाया था। अब पूरा माहौल एकदम बदल चुका था। ढोल नगाड़े वाले माहौल को तब्दील कर चुके थे। अखंड मुस्कुराता हुआ स्टेज से नीचे आया। वही अखंड के स्टेज से नीचे उतरते ही राजेंद्र ने आगे बढ़कर गुस्से से कृतिका और शिविन दोनों को हल्दी लगाई और उसके बाद उसने खुद को शांत कर कृतिका के माथे में अपना हाथ रख कहा, सदा खुश रहो। कृतिका की आंखें बुरी तरह छलक उठी और एक एक करके लोग अब स्टेज में कृतिका और शिविन को हल्दी लगाने के लिए आने लगा। वही अखंड जैसे ही स्टेज से नीचे आया, दादा सा ने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे रोकते हुए कहा, हुकुम सा मर गया। अखंड ने धीरे से कहा और उनका हाथ झटक कर ढोल नगाड़े की तरफ बढ़ गया। वही उसकी बात सुन दादा सा को जैसे अपनी बाहों में यकीन नहीं हुआ था। वो एकटक अखंड को देखने लगे थे। वही इस पल कृतिका को अमिताभ जी हल्दी लगा रहे थे और उसकी आंखों में बेनतहा आंसू थे। आंसू थे अखंड की हर एक हरकत पर। आज भी उसने ये सबके सामने दिखा दिया था कि वो सिर्फ उसकी है। आज भी उसने हल्दी की छाप उस पर सबसे पहले खुद छोड़ी थी। अमिताभ जी हल्दी लगाने के बाद उसके माथे पर अपने होंठ रखे, फिर कहा, महादेव आपको सारी बुराइयों से बचाए। ओ हो 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 हा हा। जैसे ही सभी के कानों में आवाज पड़ी, सभी दंग होकर स्टेज में चढ़ते हुए अखंड को देखने लगे। जीता था जिसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए मरता था। कृतिका भी दंग होकर अखंड को देखने लगी थी, जो ढोल नगाड़े के साथ स्टेज की तरफ आ रहा था। उसने कसकर अपने हाथों को मुठिया बना ली और अपने होठों को भींच लिया। वही अमिताभ जी ने जैसे ही ये देखा, एक पल के लिए वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए और अखंड खुद से गाना गाते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। उसी पल और भी एक एक करके कृतिका को हल्दी लगाने के लिए स्टेज में चढ़ने लगे और उसे और शिविन को साथ में हल्दी लगाने लगे। अखंड की आंखों में एक दर्द था, एक तड़प थी, वो क्यों था पता नहीं। स्टेज में पहुंचने के बाद ढोल नगाड़े वाले एक जगह खड़े होकर ढोल नगाड़े बजाने लगे और अखंड कृतिका की तरफ बढ़ गया। कृतिका ने जैसे ही अखंड को अपनी तरफ आता देखा, दूसरे ही पल उसे मालूम ही नहीं चला कब उसने कसकर शिविन के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। सब कृतिका हल्दी लगा रहे थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान अखंड पर था, जिसकी आंखें अब शिविन और कृतिका के हाथ को देख लाल हो चुकी थी। कृतिका का इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं था कि अभी अभी उसके क्या किया है या फिर उसका हाथ किसके हाथों पर है। लेकिन अखंड उसी पल करीब बढ़ा और शिविन और कृतिका के मिले हुए हाथों को देखकर कृतिका और शिविन जिस सोफे में बैठे हुए थे उसके आसपास घूमते हुए गया। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, उसे कैसे दिखाएं गुना 2, मिटाने से भी न मिटेगी मेरी दास्तां। कृतिका ने जैसे ही अखंड की आवाज को इतने करीब से महसूस किया, दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू आ गए और इसी पल रुद्राक्ष स्टेज में आया कृतिका को हल्दी लगाने। रुद्राक्ष ने झुककर हल्दी को अपने हाथ में लिया और कृतिका के गालों में लगाते हुए हल्की आवाज में कहा, देख रही हो कृति, आपके इश्क में हुकुम सा पागल हो गए हैं। जैसे ही रुद्राक्ष ने ये कहा, कृतिका का दिल धक सा रह गया। एपिसोड 43, कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, उसे कैसे दिखाएं गुना 2, दीवानगी ने पागल किया है, हमें कैसे बताएं गुना 2, मिटाने से भी न मिटेगी मेरी दास्तां। कृतिका ने जैसे ही अखंड की आवाज को इतने करीब से महसूस किया, दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू आ गए और इसी पल रुद्राक्ष स्टेज में आया कृतिका को हल्दी लगाने। रुद्राक्ष ने झुककर हल्दी को अपने हाथ में लिया और कृतिका के गालों में लगाते हुए हल्की आवाज में कहा, देख रही हो कृति, आपके इश्क में हुकुम सा पागल हो गए हैं। जैसे ही रुद्राक्ष ने ये कहा, कृतिका का दिल धक सा रह गया।
वो एकटक अखंड को देखने लगी। उसी पल अखंड ने एक आंख से उसकी तरफ देखकर आई विंक कर दी। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। उसके इस तरह आई विंक करने पर वो और भी ज्यादा बेचैन हो गई थी। वही रुद्राक्ष उन दोनों को देख मुस्कुराया और चला गया। उसे अच्छा लग रहा था। वही अखंड की ऐसी हरकत देखकर अब वहां मौजूद मेहमान बुरी तरह कंफ्यूज हो रहे थे। आखिर जब अखंड प्रताप सिंह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है तो उसे डाइवोर्स क्यों दिया? मेरी नज़र में, मेरे जिगर में तस्वीर है यार की गुना 2। मेरी खुशी क्या, ये जिंदगी क्या, सौगात है प्यार की गुना 2। गाते हुए इस बार अखंड बिल्कुल चुप हो गया। ऑलमोस्ट सभी ने कृतिका को अब तक हल्दी लगा दी थी, लेकिन अखंड की आवाज़, उसकी हरकत इतनी बुरी तरह उसके दिमाग में घूम रही थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। उसकी आंखें बुरी तरह लाल थी। उसे पता नहीं क्यों अपनी सांस अजीब सी भारी होती हुई महसूस हो रही थी। क्या हो रहा था उसकी जिंदगी में उसे समझ नहीं आ रहा था। और इस बार अखंड स्टेज से उतर कर जाने लगा था। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। और इस पर अखंड के कदम अपनी जगह पर रुक गए और सभी हैरानी के साथ कृतिका को देखने लगे। कृतिका सोफे से खड़ी थी और वो ये गा रही थी। अखंड के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो पलटा नहीं, लेकिन कृतिका जैसे उसे देखने के लिए बेताब थी। उसने अपने कदम को उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके लब हिल रहे थे। ढोल और नगाड़े जो अखंड के चुप होने पर बंद हो गए थे वो वापस से बजने शुरू हो गए थे। एक ऐसा लड़का था जिसने मैं प्यार करती थी, एक ऐसा लड़का था जिससे मैं प्यार करती थी। अखंड की जान जैसे इतनी प्यारी आवाज़ सुन थम गई थी। इस पल वो किस तरह खुद को संभाले खड़ा था सिर्फ वो जानता था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस पल क्या फील कर रहा है। तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसे गले लगा लिया है। अखंड की हाथों की मुठ्ठियां ढीली पड़ गई और उसने अपने अंदर एक लंबी सांस खारिज करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं सका और उसके कानों में रोती हुई कृतिका की आवाज़ गूंज पड़ी। जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको उसने ही धोखा दिया, जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको उसने ही धोखा दिया। अखंड सांस लेना भूल गया। धोखा, हाँ उसने धोखा ही तो दिया था उसे, जो आज वो दोनों इस तरह थे। उसके अंदर हिम्मत नहीं बची कि पलटकर अपनी जान को, अपनी रूह को देख सके। और कृतिका ने अखंड को झटके से छोड़ दिया। उसके बाद वो उसके सामने आकर खड़ी खड़ी हो गई। अखंड की नजरें झुक चुकी थी। वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। नादान थी जो कुछ ना समझी, चाहत को रुसवा किया, बना के उसे ने उजाड़ा मेरा आशिया। अखंड ने तुरंत आगे बढ़कर कृतिका के लिबों ने अपने हाथों को रख दिया, क्योंकि वो इससे ज्यादा उसके जुबान से कुछ नहीं सुन सकता था। उसका सीना जल रहा था एक आग की भट्टी में, और कृतिका के गाने का अंदाज, उसके गाने की लाइंस उसे और अंदर तक तोड़ रही थी। कृतिका ने बेबस नजरों से उस बेबस इंसान को देखा और अपने लिबों से उसके हाथ को हटाते हुए कहा, वो कैसी लड़की थी जिसे तू प्यार करता था? अखंड उसका सवाल सुन खुद को भूल गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, एक ऐसी लड़की थी जिसने मैं प्यार करता था। कृतिका ने इस बार सार्काज़म से उसे देखा और फिर उसके पीछे जाते हुए कहा, एक ऐसा लड़का था जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसने मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का है जिसे मैं प्यार। और इससे आगे वो कुछ नहीं गा सकती थी। वो दौड़ते हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और सीधा हाउस के अंदर चली गई। अखंड उसे जाता हुआ देखता रहा और दूसरे ही लम्हे वो उसके पीछे भागा, लेकिन उससे पहले ही अमिताभ जी ने उसके बाजुओं को पकड़ गुस्से से झकझोरते हुए कहा, अब क्या और तमाशा रह गया है हुकुमसा, जो आप अंदर भी जा रहे हैं? ये सुन अखंड ने उन्हें देखा और दूसरे ही लम्हे बेचैनी से उनके हाथ को अपने बाजुओं से झटकते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़े, उसे मेरी जरूरत है। कहते हुए वो दौड़ते हुए वहां से सीधा अग्रवाल हाउस के अंदर चला गया। एक पल के लिए सब उसे जाता हुआ देखता रह गए। तभी अमिताभ जी ने सबके सामने हाथ जोड़ा और कहा, तमाशा खत्म हुआ, अब आप सब जा सकते हैं यहाँ से। कहते हुए वो जाने के लिए पलट गए और कुछ ही देर में गेस्ट खाली होने लगे। आज हल्दी में जिस कदर तमाशा हुआ था वो अमिताभ जी के लिए काफी इंसल्टिंग भरा था। वही कृतिका दौड़ती हुई सीधा अपने कमरे में गई और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करना चाहा, लेकिन उसी पल अखंड ने बीच में अपना हाथ रखा। लेकिन इस चीज पर कृतिका का ध्यान नहीं था। उसने जैसे ही दरवाजा जोर से लगाया, दूसरे ही पल अखंड जोर से चिल्ला पड़ा, ए जान। इसके साथ ही कृतिका ने परेशानी से अखंड के हाथ को देखा और दूसरे ही पल उसने जल्दी से रोना भूलकर अखंड के हाथ को अपने हाथ में लिया और फूंक मारने लगे। अखंड के हाथ से खून आ रहा था, लेकिन अखंड के चेहरे को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा है।
लेकिन तभी कृतिका ने घबराहट से कहा, हुकुम सा, ये हमें माफ कर दीजिए हुकुम सा, गलती से हो गया। इसके साथ ही उसने उसके हाथ को छूना चाहा, लेकिन उसके हाथ में पूरी हल्दी लगी थी। और दूसरे ही पल अखंड जोर से चिल्लाया, आज छोटी गिलहरी लहर रही है। उसने कहा तो कृतिका का ध्यान आया कि उसके हाथ में हल्दी लगी है, और ये ध्यान आते ही उसने अखंड की कलाई को हिफाजत से पकड़ा और फिर उसे अंदर की तरफ खींचते हुए कहा, हुकुम सा, अपना हमारे साथ यहाँ आइए। कहते हुए वो अखंड को खींचकर रूम में ले आई और खुद जल्दी से सबसे पहले पाने हल्दी वाले हाथों को धोने के लिए वॉशरूम में चली गई। इसके साथ ही अखंड के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके साथ ही उसने कमरे का जायजा लिया। कमरा काफी खूबसूरत था और इसके साथ ही वो बेड में आकर बैठ गया और फिर अपने हाथ को देखा। चोट ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन फिर ब्लड आ रहा था। ये देख वो खुद में ही मुस्कुराया और फिर खड़ा होकर सीधा ड्रेसिंग के पास आया और इसके साथ ही उसने ड्रेसिंग खोलकर एक ब्लेड निकाली और सीधा अपने हाथ में बिल्कुल उसी जगह कट लगा लिया जहां उसका हाथ दरवाजे से कटा था। और वो जगह जहां से अभी हल्का हल्का खून आ रहा था वो पूरा लहूलुहान होने लगा था, यहाँ तक कि खून की बूंदें अब फर्श पर भी गिर रहे थे। ये देख अखंड के चेहरे पर तकलीफ नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट थी। उसने अपने हाथ को पकड़ा और सीधा आकर वापस से बेड में बैठ गया। इसके साथ ही उसने खुद में मुस्कुराते हुए कहा, छोटी गिलहरी, मुझे तो तुम्हारा अटेंशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं रह सकता और इसके लिए मुझे थोड़ी सी तो तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। तभी झटके से वॉशरूम का दरवाजा खुला और दूसरे ही पल कृतिका भागते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन उसकी नज़र जैसे ही फर्श से के कर बिस्तर तक फैले खून पर और अखंड के हाथ में उतने बड़े से लगी कट पर गई, वो दौड़ते हुए उसके पास आई। उसने जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और घबराहट से कहा, हुकुम सा, इतना खून, हुकुम सा, बहुत खून बह रहा है हुकुम सा, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा है, बताएं ना हम क्या करें हुकुम सा, हमें घबराहट हो रही है। अखंड ने जैसे ही कृतिका को इस तरह पैनिक होता हुआ देखा, दूसरे ही पल उसने उसे अपने दूसरे हाथ से अपने करीब किया, फिर हल्के दर्द में कहा, छोटी गिलहरी, फर्स्ट एड बॉक्स होगा ना तुम्हारे कमरे में, मेरे हाथों की पट्टी कर दो। ये सुनते ही कृतिका ने दूसरे ही पल गर्दन हिलाए और जल्दी से ड्रॉवर के पास आ गई। इसके साथ ही उसने ड्रॉवर खोला और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अखंड के करीब आ गई। अखंड दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बेड में बैठ गया और कृतिका उसके सामने घुटनों के बल बैठने लगी तो अखंड ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, छोटी गिलहरी, क्या कर रही हो? तुम मेरे कदमों में बैठने लायक नहीं बल्कि मेरी बाहों में रहने के लायक हो। इसके साथ ही कृतिका ने अखंड को देखा, लेकिन उसने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और जल्दी से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। वो अभी भी गाउन में थी, लेकिन उसे अभी सिर्फ अखंड की फिक्र थी। फिर उसने अखंड के हाथ को अपने हाथ में लिया और फर्स्ट एड बॉक्स को खोलकर कंफ्यूजन से कहा, हुकुम साहब, हम क्या क्या लगाए इसमें, हमें कुछ नहीं पता। इसके जवाब में अखंड ने उसे देखा और दूसरे ही पल उसने दर्द से कहा, सबसे पहले वो वाली एंटीसेप्टिक अप्लाई करो। ये सुन कृतिका ने गर्दन हिलाए और उसके हाथ में एंटीसेप्टिक अप्लाई करने लगी। धीरे धीरे करके अखंड उसे पूरी पट्टी करने की प्रोसेस बताता गया और कृतिका ने उसके हाथों की पट्टी कर दी। इसके साथ ही वो खड़ी हुई और गुस्से से फर्स्ट एड बॉक्स को समेटते हुए इस बार बोली, हमने आपके हाथ की पट्टी कर दी, अब निकल जाए यहाँ से। जैसे ही अखंड ने ये सुना वो हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने हाथ को सहलाते हुए कहा, क्या मैं निकल जाऊं? लेकिन क्यों, मुझे तो अभी तुम्हारे साथ रहना है। अखंड ने जैसे ही ये कहा, कृतिका ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स को ड्रॉवर में रखते हुए मुंह बनाकर कहा, हाँ तो हमने आपको नहीं कहा था कि आप दरवाजे के बीच में अपना हाथ रख दे और आपको चोट लग जाए, अब चोट लगी है तो झेलिए इसे और जाए। जैसे ही कृतिका ने ये कहा और वो फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अखंड ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से कहा, जान, मुझे चोट लगी लेकिन तुम्हारी वजह से न, और अब अगर तुम मुझे कमरे से बाहर निकलने को कह रही हो। ये सुन कृतिका ने नाराजगी से कहा, हाँ लेकिन इसमें गलती आपकी है, आपने हाथ रखा था दरवाजे पर। इसके जवाब में अखंड ने और ज्यादा प्यार से उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन तुम ही बताओ मुझे खाना कौन खिलाएगा, क्योंकि मेरा हाथ तो टूट गया है। ये सुनते कृतिका उसकी तरफ पलटी और फिर इस बार परेशानी से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर देखते हुए बोली, अरे हाँ, हमने ये तो सोचा ही नहीं कि आप खाना कैसे खाएंगे इस टूटे हाथ से। ये सुनते ही अखंड ने किसी मासूम बच्चे की तरह कहा, हाँ ना, सही तो मैं कह रहा हूँ। इसके जवाब में कृतिका ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आप ना हमें अपना फ़ोन दीजिए, हम वर्चस्व भैया को कह देते हैं, वो आपको अपने हाथों से खाना खिला देंगे।
जैसे ही कृतिका ने वर्चस्व का नाम लिया, अखंड का खिला हुआ रंग एकदम से सफेद पड़ गया। उसे उसी पल वर्चस्व की बात याद आई थी। अखंड, तुम पर मेरा दिल आ गया है। अगर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट होता ना तो मैं तुम्हें पक्का अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। ये याद आते ही अखंड ने तुरंत अपनी गर्दन नामे हिलाए और कहा, नहीं नहीं छोटी गिलहरी, मुझे उस वर्चस्व के हाथ से खाना नहीं खाना, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है। ये सुनते ही कृतिका घूरकर अखंड को देखने लगी, फिर बोली, ठीक है, हम आपको खाना खिला देंगे, उसके बाद आप चल जाना, लेकिन अभी हमें फ्रेश होना है। कहते हुए वो जाने लगी, लेकिन यही अखंड ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे रोक लिया और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, सुनो ना, सुनाए ना मिस्टर सिंह। कृतिका ने उसी तरह कहा और इस पल अखंड ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, चलो ना हम एक रोमांटिक हल्दी सेलिब्रेट करते हैं। आपका दिमाग हिल गया है, कृतिका ने अगले ही लम्हे कहा तो अखंड हंसा, फिर उसे अपने करीब खींच उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पूरा हिल गया, लेकिन तुम्हारे इश्क में, इसलिए चलो पहले हम हल्दी सेलिब्रेट करते हैं। अखंड ने कहा और कृतिका उसे देखने लगी, लेकिन फिर उसने दूसरे ही लम्हे कहा, अच्छा, लेकिन हम आपके साथ हल्दी सेलिब्रेट क्यों करें? आप तो हमारे एक्स पति हैं ना। ये सुनते ही अखंड ने कृतिका की छोटी सी नाक को खींचा और फिर उसके गर्दन में अपने चेहरे को घुसाते हुए कहा, हाँ लेकिन तुम मेरी जान हो ना। एपिसोड 44। लेकिन यही अखंड ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे रोक लिया और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, सुनो ना, सुनाए ना मिस्टर सिंह। कृतिका ने उसी तरह कहा और इस पल अखंड ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, चलो ना हम एक रोमांटिक हल्दी सेलिब्रेट करते हैं। आपका दिमाग हिल गया है, कृतिका ने अगले ही लम्हे कहा तो अखंड हंसा, फिर उसे अपने करीब खींच उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पूरा हिल गया, लेकिन तुम्हारे इश्क में, इसलिए चलो पहले हम हल्दी सेलिब्रेट करते हैं। अखंड ने कहा और कृतिका उसे देखने लगी, लेकिन फिर उसने दूसरे ही लम्हे कहा, अच्छा, लेकिन हम आपके साथ हल्दी सेलिब्रेट क्यों करें? आप तो हमारे एक्स पति हैं ना। ये सुनते ही अखंड ने कृतिका की छोटी सी नाक को खींचा और फिर उसके गर्दन में अपने चेहरे को घुसाते हुए कहा, हाँ लेकिन तुम मेरी जान हो ना। अखंड की बात सुनते ही कृतिका ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब हम फ्रेश होना है क्योंकि हल्दी ठंडा है और कल हमने आपके साथ वैसे भी बहुत आइसक्रीम खा ली है, अगर हम ज्यादा देर हल्दी में रहेंगे तो बच्चे को दिक्कत होगी। कहते हुए उसने उसे झटका और सीधा वॉशरूम में घुस गई। अखंड एक पल के लिए उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर अपने फोन को निकाल सीधा बेड में बैठ गया। वो अब अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसे हल्दी की रस्म अपनी छोटी गिलहरी के साथ करनी थी, जिसे उसने कर ली थी। सबसे पहले हल्दी उसने उसे अपने हाथों से खुद लगाया था और खुद को भी उसके शरीर में लगे हल्दी को लगाया था, जिससे उनकी रस्म तो पूरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मेहिका और माधव काफी गुस्से में लिविंग में थे और अमिताभ जी उनके सामने बैठे हुए थे। शिविन भी गुस्से से लाल पिला हो रहा था। आखिर में मेहिका ने कहा, मिस्टर अग्रवाल, हमारा बेटा एक तो आपकी नातिन के बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। पहले इनकी सगाई टूट गई और आज हल्दी भी खराब हो गई, क्या पता शादी भी खराब हो जाए। जैसे ही मेहिका ने ये कहा, दूसरे ही पल अमिताभ जी ने कहा, मिसेज शाह, आप ऐसे बात नहीं कर सकती है। उनकी आवाज में सर्दी थी। वही उनकी बात सुन मेहिका ने मुंह बना लिया। तभी माधव ने कहा, देखिए मिस्टर अग्रवाल, शिविन हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए हम उसकी शादी में कोई कमी या तमाशा नहीं चाहते, इसलिए प्लीज कोशिश कीजिए कि बारात वाले दिन ऐसा कुछ ना हो जो सगाई और हल्दी दोनों में हुआ। ये सुन अमिताभ जी ने जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। माधव और मेहिका ने गर्दन हिलाई। तभी शिविन ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं जरा जाने से पहले अपनी होने वाले बीवी से मिल लूं। कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। उसे किसी ने रोका भी नहीं। दादा सा दादी सा पहले ही चले गए थे और अहान उस वक्त गार्डनिंग में था और कियारा उसके सामने झूले में बैठी हुई थी। अहान ने उसकी तरफ देखकर उसे झुला झुलाते हुए कहा, कियारा, तुम्हें क्या लगता है भाई सा और भाभी सा एक होंगे कभी? ये सुन कियारा ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, और उनके एक होने में हमें जो करना होगा हम करेंगे। उसने कहा तो अहान हंसा और फिर उसके बगल में बैठ गया। इसके साथ ही कियारा ने उसके कंधे में अपने हाथ सर को रखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, अहान, आप मुझसे कब शादी करेंगे? ये सुन अहान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कुछ सोचकर कहा, तुम जब रेडी हो जाओ। ये सुन कियारा मुस्कुराए, फिर उसने उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, अच्छा तो फिर चलिए हम जल्दी से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले हमारा एक बच्चा हो जो हमारे प्यार की निशानी हो।
ये सुन अहान ने गहराई से उसे देखा, फिर दूसरे ही पल आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए कहा, हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहते हुए वो उसे किस करने लगा। कियारा ने भी अपनी आंखें बंद कर और उसके अपने दोनों हाथों को उसके कंधों पर टिका दिया। वो काफी गहराई के साथ उसके होठों को चूम रहा था। वो दोनों ये भी भूल चुके थे कि इस वक्त वो दोनों गार्डनिंग में है। वो दोनों खुद में ही खोए हुए थे, लेकिन किसी की एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिविन कृतिका के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजा नॉक किया और कहा, मिस कृतिका, मुझे आपसे बात करनी है। कमरे के अंदर बैठे अखंड के कानों में जैसे ही शिविन की आवाज गई, दूसरे ही पल वो ऊपर से नीचे तक जल गया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और कृतिका बाहर आई। अखंड झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ और कृतिका की तरफ बढ़ गया। वही शिविन को जबकि जवाब नहीं मिला, तब वो फिर से चिल्लाया, मिस कृतिका, आप सुन रही है मेरी आवाज? कृतिका के कानों में जैसे ही शिविन की आवाज गई, दूसरे ही पल वो कुछ बोलने को हुई। इसी पल अखंड ने उसके गालों को बाइट कर लिया। अखंड ने बहुत जोर से बाइट किया था, जिसके साथ ही कृतिका की एक चीख निकल गई। हुकुम सा पागल हो गए हैं आप? कृतिका ने कहा और दूसरे ही पल अखंड ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, बहुत ज्यादा तुम्हारे इश्क में, उसने कहा और जल्दी से उसके दूसरे गाल को बाइट कर लिया। इस बार कृतिका ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और कहा, हुकुम सा क्या कर रहे हैं, इतनी जोर से कौन काटता है? कहते हुए उसने गाल को सहलाया तो अखंड हल्का सा हंसा। वही शिविन के कानों में जैसे ही उन दोनों की आवाज पड़ी, दूसरे ही पल वो गुस्से से भर गया। वो गुस्से से पलटा और वहां से जाते हुए बोला, अखंड प्रताप सिंह, उछल लो जितना उछलना है, क्योंकि कृतिका होगी तो मेरी ही। कहते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आ गया तो अमिताभ जी ने कहा, मिल लिया आपने कृति से? इसके जवाब में शिविन ने हल्के गुस्से में कहा, नहीं, मैं उन्हीं कहाँ से मिलूंगा, अभी तो हुकुमसा उनके साथ है। कहते हुए वो निकल गया और उसके पीछे पीछे मिहिका और माधव भी निकल गए। वही उनके जाते ही अमिताभ जी ने पाने सर पर अपना हाथ रखा और कहा, हुकुमसा, क्यों हमें आप इस तरह जलील कर रहे हैं? आपकी हरकतों की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे, उन्होंने कहा और अपनी आंखें कसकर मिच ली। वही अखंड की हरकत पर कृतिका दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, हम आपके लिए खाना के कराते हैं, आप खा लेना है, उसके बाद चले जाना। कहते हुए वो जाने लगी, लेकिन तभी अखंड ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम ये सपने देखना बंद कर दो कि मैं आज रात कहीं भी जाने वाला हूं, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाला। कृतिका हैरान होकर अखंड को देखने लगी, लेकिन अखंड ने बेफिक्री से अपने कंधे उछाले और अपने फोन में कुछ करते हुए कहा, ऐसे घूर क्या रही हो? मैंने प्लान बनाया है, डिनर के बाद आज मैं तुम्हारे साथ मूवी देखूंगा। अगर आप नहीं जाएंगे ना तो हम आपको धक्के मारकर बाहर निकालेंगे, कृतिका ने गुस्से से कहा और कमरे से निकल गई। लेकिन उसके जाते ही अखंड मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और खुद को देख बोला, छोटी गिलहरी, चाहे कुछ कर लो, आज रात तो मैं नहीं जाने वाला, लेकिन उसके लिए मुझे कपड़े बदलने की जरूरत है, क्योंकि इस कुर्ते में तो रात नहीं गुजार सकता। कहते हुए वो कपबोर्ड की तरफ आया और उसने कपबोर्ड का दरवाजा खोल दिया। अब उस बेवकूफ को कौन समझाता कि ये कृतिका का कपबोर्ड है, जहां उसे उसके लिए कोई कपड़े तो मिलने से रहे। वो कपड़े देख ही था कि उसकी नज़र उसकी डेनिम पर पड़ी, जिसे कृतिका ने बेहद हिफाजत के साथ रखा था। ये देख पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और दूसरे ही पल उसाने कपबोर्ड बंद किया, फिर खुद से कहा, चल भाई अखंड, तुम्हें यहाँ तुम्हारे लिए तो कोई कपड़े मिलने से रहे। कहते हुए वो वापस से बेड में बैठ गया। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और कॉल अटेंड की तो कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आए, अखंड। ये सुनते ही अखंड ने बेफिक्री से कहा, हाँ बोल। इस पर वर्चस्व ने कुछ कहा और ये सुनते ही अखंड की भौहें तंग गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, क्या बकवास कर रहे हो? इस पर उधर से वर्चस्व ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद भी कंफर्म हो सकते हो वहां जाकर। मैं आ रहा हूँ, उसने कहा और फोन सीधा रखकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। वो सीढ़ियों तक पहुंचा था कि उसकी टक्कर एकदम से कृतिका पर पड़ी, जो अपने हाथ में डिनर लिए आ रही थी। कृतिका ने अखंड को जाते देखा तो उसने हैरानी से कहा, हुकुम सा क्या हुआ है? आप बिना डिनर के ही जा रहे हैं? इसके जवाब में अखंड ने एक बार उसे देखा, फिर उसके चेहरे को थाम उसके माथे को चूमते हुए हल्के आवाज में कहा, आई नो, मैं शादी में आऊंगा या नहीं? तुम्हारी शादी रियल में उस शिविन से हो जाएगी या नहीं? एंड आई एम रियली सॉरी, मैं ड्रीम वेडिंग एक बार फिर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। कहते हुए सो जाने के लिए बढ़ा, लेकिन वो एक बार और रुका, फिर उसने कृतिका के करीब आकर कहा,
प्लीज़ कल अपने हाथों की मेहंदी में मेरा नाम लिखवाना, मैं जब वापस आऊँगा तो ज़रूर देखूंगा कि तुमने नाम लिखवाया है या नहीं। कहते हुए उसने एक बार फिर से उसके माथे को चुमा और सीढ़ियों से उतर गया। इस पर लिविंग में कोई नहीं था। अखंड सीधा वहां से निकल गया और कृतिका बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तुरंत में अभी क्या हुआ है। वो वापस से किचन में आए, फिर खाने को रख कर वो अपने कमरे में आते हुए खुद से बड़बड़ाए, आखिर हुकुमसा ने ये क्यों कहा कि वो हमारी शादी में आ जाएंगे या नहीं? हमारी शादी सच में शिविन से होगी या नहीं? हुकुमसा ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? हमें पूरी ये ड्रीम वेडिंग ये क्यों कहा उन्होंने? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए उसने अपनी गर्दन हिलाए और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन वो अब बेचैन हो गई थी कि आखिर अखंड ने ये सब क्यों कहा और उसे कहाँ जाना है। उसके दिमाग में रह रहकर अब अखंड की बातें गूंज रही थी और अचानक ही उसका दिमाग में कुछ आया और उसने खुद में ही परेशान होते हुए कहा, कहीं हुकुमसा को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरा मतलब कहीं हुकुमसा के ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आई है, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रहे थे। कहते हुए वह बिस्तर पर बैठी और फिर बिस्तर पर लेटने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह आज मेहंदी की रस्म थी, जिस वजह से डेकोरेशन आज ग्रीन कलर में हो रहे थे और सारा दिन आज का सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन में ही गुजरा था। शाम के वक्त एक बार फिर से शाह फैमिली मेहंदी की रस्म के लिए अग्रवाल हाउस आ गई थी और साथ ही साथ मेहंदी की रस्म के लिए ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं किया गया था। कुछ करीबी गेस्ट को ही बस इनवाइट करा गया था और वह भी आ गए थे। इसी बीच कृतिका के कमरे का दरवाजा खुला और राधिका जी अंदर आई। आज कृतिका ने ग्रीन कलर की बहुत खूबसूरत शरारा सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद हसीन लग रही थी। एक पल के लिए राधिका जी उसे देखती रही और फिर कुछ ही देर के बाद वह कृतिका को लेकर सीधा गार्डनिंग में आ गई, जहां पर रस्म की सारी तैयारियां की गई थी। कल की तरह ही कृतिका को सोफे पर बिठाया गया, लेकिन इस बार उसके अगल बगल 2 मेहंदी आर्टिस्ट थी जो कृतिका की मेहंदी लगाने वाली थी, और वही स्टेज के दूसरे साइड में आज अलग से एक सोफा सजाया गया था जिसमें शिविन बैठा हुआ था और शिविन के हाथों में भी मेहंदी लग रही थी। लेकिन चीज़ है, जितनी भी अनबन हो जाए, राजपूताना फैमिली सारे फंक्शंस में मौजूद हो रही थी और आज भी दादा सा, दादी सा और अहान आए हुए थे। इस पल अहान और कियारा साथ में खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा सामने की तरफ था, जिसे देखकर यह नहीं बताया जा सकता था कि वह आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। कियारा को कृतिका के हाथों में इस तरह मेहंदी लगता देखकर बेहद चिढ़ हो रही थी, क्योंकि आज यहाँ अखंड मौजूद नहीं था। उसने आह्वान को देखते हुए कहा, मिस्टर आह्वान, क्या आज हुकुमसा नहीं आए हैं? जिस तरह कल उन्होंने हल्दी के फंक्शंस में ट्वीट डाला था, काश आज भी वह डाल देते, कितना मजा आता ना। ये सुन आह्वान ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं यार, भाईसा कल भी घर नहीं आए थे, लेकिन हमारी बात वर्चस्व भाईसा से हुई तो उन्होंने बताया कि भाईसा को किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ा अचानक से। ये सुनते ही कियारा का चेहरा मायूस हो गया। उसने मायूसी के साथ कहा, तो हुकुमसा और कृति की शादी कैसे होगी अगर हुकुमसा ही नहीं रहेंगे तो? उसका सवाल सुनकर अहान भी उदास हो गया था। आखिर जब अखंड रहता ही नहीं तो अखंड और कृतिका की शादी कैसे होती? वही इस पल मेहंदी आर्टिस्ट ने कृतिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जी दूल्हे का नाम क्या है? इसी पल शिवम ने एकदम से कहा, शिविन, और रुद्राक्ष की आवाज निकली, रुद्राक्ष। और दोनों की बात को काटते हुए कृतिका ने बिल्कुल धीरे से कहा, अखंड। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।